हेलो नमस्कार दोस्तों, बैक टू पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बाल विकास के टॉप 30 प्रश्न आपको हमारी सीरीज़ में मिलेंगे। तो ये डेली आपकी सीरीज़ चलेंगी, तो इस सीरीज़ को डेली आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और इसी के साथ आपको बाल विकास शिक्षण शास्त्र के पेडागोजी के स्पेशल क्वेश्चन भी आपको हमारी सीरीज़ पे मिलेंगे, और सोशल साइंस पेडागोजी भी आपको। ये सारी सीरीज़ आपको, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीडीपी की, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, ये सीरीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल पे एक बारी विजिट जरूर करें। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। सीटेट के और हस्तलिखित नोट्स आपको अवेलेबल है। यूपीटेट ये दोनों मिल जाएंगे। सब्जेक्ट को पूरा कवर किया गया, सभी नोट्स सरल भाषा में बनाए गए हैं। सभी नोट्स आपको स्पीड पोस्ट से हार्ड कॉपी भेजी जाएगी, पीडीएफ नहीं, हार्ड कॉपी में आपके घर पे भेजाएंगे। नोट्स बुक करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप इस पर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं हम। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बारे में लेवात्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो चलिए, ए दोनों का संबंध अनुकार्मिक है। ऑप्शन बी, दोनों का संबंध निश्चल है। ऑप्शन सी, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। ऑप्शन डी, विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, और इसका आंसर तो जो हम लगा देते हैं वो ये सी लगा देते हैं। मगर मैं इसको स्पष्ट रूप से कहूँगा आपके साथ, विकासवादी मनोवैज्ञानिक लेवात्स्की द्वारा ये कथन कहा गया है कि सांस्कृतिक उपागम का विकास जो है, जो लेवात्स्की का सिद्धांत है, वो सोशल वाला है। जितना भी आप काम करेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक लोगों से जुड़ के, एक दूसरे से अंतर संबंध होकर जो कार्य करेंगे वही होगा। और इसमें ये भी बात कही गई है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को प्रमुखता दी जाती है इस सिद्धांत में। और सबसे अधिगम के संदर्भ में वाइगोत्स्की ने कहा है, निर्देशात्मक अधिगम इसका प्लस पहला पॉइंट है। दूसरा सहकारी अधिगम। तो ये दोनों ही इसके रूप है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो सोशल वाला है, सामाजिक वाला। ठीक है, इसमें हम सामाजिक होंगे और सामाजिक। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है सी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विकासवादी सिद्धांत मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? ए, आनुवंशिकता। बी, वातावरण एवं अनुभव। ऑप्शन सी, विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि। ऑप्शन डी, प्रतीकात्मक। तो इसमें हम आंसर जो देंगे वो आंसर देंगे वातावरण एवं अनुभव। आप ये जानते हैं कि वातावरण और अनुभव जो है वो इसका आंसर है। अब क्या कहते हैं, मनोविज्ञान में वातावरण जो है उसमें कहा गया है कि जीन्स को छोड़कर शामिल किया गया जो व्यक्ति को प्रभावित उत्तेजित करते हैं। जो अनुभव है, जो वातावरण है, व्यक्ति उससे प्रभावित भी होता है और उसी के अनुसार वो चलता भी है, और उसके जीवन में औपचारिक व अनौपचारिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति का जीवन है वो इस तरीके से चलता है। और मनोविज्ञान में वातावरण से अभिप्राय मनोवैज्ञानिक वातावरण से लिया जाता है। वातावरण के अंतर्गत उन सभी चीज़ों को रखा जाता है जो व्यक्ति को सही गलत और उसके अनुभव के आधार पर उसे दिया जाता है। तो चलिए, ऑप्शन सेकंड का बी हमारा आंसर है। ऑप्शन सी पे हम चलते हैं। तो विकासात्मक प्रक्रिया में असत्य के क्या मायने हैं? ए, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी, विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद। ऑप्शन सी, विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट। ऑप्शन डी, विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप। तो आप इसका जानते हैं कि हमने इसमें जैसे बी वाला है नकारात्मक वाला, नेगेटिव वाला हटा दिया, गिरावट वाला हटा दिया, और ये ऑप्शन वाला हमने हटा दिया। तो ऑप्शन सी, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके, नई सोच, नई खोज जब वो बालक करेगा, तो ये है इसका ऑप्शन 3 का हमारा ए आंसर है। तो ठीक है जी, चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चौथे क्वेश्चन पे पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? ए, बच्चे के बारे में खुद के निर्णय लेने पे। ऑप्शन बी, बच्चे के पक्ष को ना सुनने पे। ऑप्शन सी, बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना, या जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी का निर्णय करना। तो पहला है खुद निर्णय लेने वाला, ये गलत है कि पालन पोषण। फिर बच्चे के पक्ष को ना सुनना, ये भी गलत है हमारा। बच्चे के अविवेकपूर्ण मांग करना, जो उसकी विवेकपूर्ण मांग नहीं है, जिसको जो गलत मांग करता है वहाँ पे उस पर बात करना। तो ऑप्शन डी, जब संभव हो तो बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना, बच्चे के साथ ग्रुपिंग में काम करना। ठीक है, तो उससे वो ज़्यादा सीखेगा। तो ऑप्शन डी इसका हमारा आंसर है।
चौथे क्वेश्चन का हमारा आंसर डी है। तो चलिए 5वें पे चलते हैं हम। 5वें में जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है? ए अनुभव और सामाजिक संप्रेषण, बी ऑप्शन बी समावेशन और समायोजन, ऑप्शन सी परिपक्वता अनुभव, ऑप्शन डी सामाजिक संप्रेषण और अपरिपक्वता। तो चारों ही ऑप्शन आपके देख लीजिए कितने बढ़िया है। मगर हम जीन पियाजे का जो हम कहते हैं वो उन्होंने बात कही गई है जीन पियाजे की। जब आप पढ़ते हैं तो जीन पियाजे में कहा गया है कि समावेशन और समायोजन उनका एक तर्क था जिस पे हम बात करते हैं। तो इसका आंसर तो हमारा बी होगा, मगर मैं इसको एक्सप्लेन ढंग से करूँ। पियाजे के अनुसार अतास्मकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान करने के लिए पूर्व में सीखी गई प्रक्रियाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, जबकि समायोजन उस समय होता है जब बालक अपने मानसिक संपर्क में परिवर्तन कर कुछ पृथक विशेषताओं पर गौर करता है। तो इसमें बालक क्या होता है, वो कोई वस्तु उसे दी जाती है, कोई खिलौना दिया जाता है, उसे तोड़ देता है, फिर वो जोड़ता है, तो समायोजन हो गया। इस तरीके से बालक काम करता है। तो छठे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अभी तक 5 क्वेश्चन हो गए। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त, फिर उसने उन पत्थरों को बराबर गिना। जीन पियाजे के अनुसार ये बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश करिए? ए क्रमबद्धीकरण, बी संक्रमण अनुमति, डी सांकेतिक मापदंड, या सी सांकेतिक मापदंड, या डी संख्या का संरक्षण। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं छठे का। तो वो क्या करती है, वो संख्याओं को सीखती है, जो है संख्या का संरक्षण करती है, संख्या का संरक्षण करेगी। तो इसमें हमारा आंसर डी है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बच्ची 5 साल की है जो छोटे पत्थरों को अलग अलग बांटती है, फिर उन्हें अलग अलग तरीके से लगाने की कोशिश करती है, फिर उन्हें गिनती है। जीन पियाजे के सिद्धांत अनुसार ये बच्ची संरक्षण नामक संज्ञानात्मक स्कीमा को प्राप्त करने की कोशिश करती है। जीन पियाजे ने एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में व्याख्यात किया है। इनमें इस अवस्था को स्टेज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अवस्था है स्टेज थ्योरी के नाम से जानी जाती है, स्टेज थ्योरी के नाम से जानी जाती है, स्टेज थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। तो चलिए इसका आंसर जो हमारा हो गया छठे का वो है हमारा डी आंसर है 6 का। चलिए 7वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसका मध्यस्थ आवश्यक है? ए सांस्कृतिक औजार, बी सांस्कृतिक ढंग प्रकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक सूचांक, या ऑप्शन डी सांस्कृतिक व्युत्पन्न। चलिए ऑप्शन 7वें का ऑप्शन जो आपका आएगा वो कल्चर टूल्स आएगा, मतलब सामाजिक औजार। तो सामाजिक औजार जब हम बात करेंगे तो इसमें हमारा सामाजिक औजार ऑप्शन ए आएगा। कहा जाता है कि जो रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत सामाजिक कारकों, सांस्कृतिक भाषा को महत्वपूर्ण बताते हुए इस पर बल दिया है। उन्होंने कहा है बालक जो सीखेगा वो समाज के साथ सीखेगा, क्रिया करके सीखेगा, अंतर क्रियाओं के द्वारा सीखेगा, बातचीत के तरीके से के साथ सीखेगा, एक दूसरे से मेल जोल के द्वारा सीखेगा। तो ये इसका आंसर ए है। चलिए जी 8वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 8वां क्वेश्चन लेवाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ाया जाता है? ए सहयोगात्मक संवाद के द्वारा, बी अनुकरण द्वारा, सी प्रतिवर्ती सोच के द्वारा, या डी प्रतिपादक अधिगम के द्वारा। तो 8वें का आपका आंसर है सहयोगात्मक। तो जहाँ पे लेवाइगोस्की आ जाएगा आपका सहयोगात्मक। उन्होंने कहा है कि आपको अंतरक्रिया सहयोग के साथ करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ जितना आप तालमेल के साथ चलेंगे, बातचीत करेंगे या एक दूसरे के साथ सोशल होकर चलेंगे तो सहयोगात्मक संवाद के द्वारा। इसमें बालक को हम क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे एक दूसरे से बात करने के, डिस्कशन करने के लिए, उससे उसका भाषा का विकास भी होगा। तो ठीक है 8वें क्वेश्चन का भी आंसर हमारा ए है। अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। चलिए 9वें क्वेश्चन का आंसर हमारा लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा सुझाई पश्चात परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? ए मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना, बी सामाजिक अनुबंध
के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना। ऑप्शन सी, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। ऑप्शन डी, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होना। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने है। तो 9वें में जो है ये अंतर्गत जो 5वां है, इसका जो हमारा आंसर है एक नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना। इसका आंसर जो हमारा है 9वें का वो है सी। अब मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। नियमों को प्रतिपादित करते हुए ये बात कही गई है कि लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कोलबर्ग ने 3 मुख्य स्तर व 3 उप स्तरों का वर्णन किया है। अब जो मुख्य स्तर है वो प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर है, रूढ़िगत नैतिक स्तर है, उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर है। तो इसमें पहले वाले में हमारा दंड और आज्ञाकारिकता है, दूसरे वाले में उत्तम लड़का अच्छी लड़की है, तीसरे वाले में सामाजिक अनुबंध है और सार्वभौमिक नीतिक परक सिद्धांत है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि इसमें ऑप्शन सी है, नियमों को प्रतिपादित किया है, जहाँ पे हमारे को आचार संहिता दंड वगैरह देने का भी थोड़ी सी छूट दी गई है कि हम उसको सिखाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन सी इसका आंसर है। 10वें प्रश्न पे हम चलते हैं। एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? ए, समानुभूति, नियंत्रण एवं परवाह करना। बी, समानुभूति, नियंत्रण एवं अनुशासन करना। ऑप्शन सी, समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह का। ऑप्शन डी, समानुभूति, वास्तविकता एवं नियंत्रण का। तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक प्रगतिशील शिक्षा में हमारे को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमें वास्तविकताओं को जानना चाहिए, समानुभूति भी करनी चाहिए बालकों की, और उनकी परवाह भी करनी चाहिए कि वो कुछ गलत ना कर रहे हो या कुछ मिस्टेक ना कर रहे हो। तो ऑप्शन सी मैं इसमें बिल्कुल राइट मानूंगा कि जो प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में चाहिए समानुभूति, सबके साथ समान व्यवहार करना, समान अवसर देना, सबको समान, और उनकी परवाह भी करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर देकर काम करवाने चाहिए, सबको इंक्लूड करवाना चाहिए ग्रुप में एक साथ, और एक साथ सबको एक जैसे अवसर भी देने चाहिए। तो ये है इसका ऑप्शन सी। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे हो गए और 11वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 11वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बच्चों को बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंस को क्वोशिएंट का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार है? ए, प्राप्तांक की अस्थिरता। बी, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन सी, परीक्षा का उत्पादन केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों को नामांकित करना। तो नामांकित तो चलिए इन चारों ऑप्शनों को हम ढंग से देखते हैं। तो आप ये सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो जिन्होंने दिया है बुद्धि लाप्ति का IQ का, ये विलियम स्टर्न द्वारा दिया गया। विलियम स्टर्न IQ जो दिया गया विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब इसका जो है MA × 100 × CA ये भी हो गया हमारा, और जो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा B, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हम बच्चों को B जो इसका आंसर है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ऑप्शन B, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों ही हमारे लिए ज़रूरी है। B कि प्राप्तांकों की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह भी होता है, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना भी होता है, बच्चों को नामांकित करना भी होता है, ये सारा कुछ इसमें होता है। ऑप्शन B हमारा 11वें का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार अंतर्व्यक्ति बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है? ए, सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता। ऑप्शन बी, दूसरों की भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता। ऑप्शन सी, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान। ऑप्शन डी, सौंदर्य बोध की सराहना। तो ऑप्शन हमारा 12वें का जो आंसर है वो है स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों का ज्ञान करना। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना होगा? ऑप्शन सी, हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम हार्वर्ड गार्डन द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, गार्डन ने कहा अंतर्व्यक्ति बुद्धिमानता के लिए जो है स्वयं की जटिल भावनाओं और शक्तियों को कमजोरी का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि हम उन पर काम कर सकें। जो हमारी शक्तियां हैं उनको हम सही तरीके से यूज़ कर सकें, जो हमारी भावनाएं, इमोशंस हैं हम उन्हें कंट्रोल कर सकें, और जो हमारी कमजोरियां हैं उनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। इस पर बात की गई है। और ये एक कारकीय नहीं होता, अपितु बहुकारकीय भी होता है। ये बुद्धि का जो सिद्धांत है, इसमें 8 प्रकारों का वर्णन किया। गार्डन ने बुद्धि के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो किसने के 8 प्रकार है, इनके 8 प्रकार है बुद्धि इनके। इसका पहले मैं आंसर लगा दूं, इसका हमारा है सी, 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, और ये बहुकारकीय बुद्धि की विशेषता है इसमें जो बताई गई है।
बहुकारकीय होती है और इसमें कमजोरी जैसे अन्य विशेषताओं का भी वर्णन किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर हमारे 12वें का बी है। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वें क्वेश्चन, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? ए जेंडर वैधता, ऑप्शन बी जेंडर स्थिरता, सी सामाजिक तौर पर स्वीकृति जेंडर भूमिका अपनाने के लिए, ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िता में लचीलेपन के लिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए हैं। मैं ये क्वेश्चन हर बार इस तरीके से आते हैं और ये क्वेश्चन इस तरीके का जरूर आपको सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 में जरूर देखने के लिए मिलता है। तो जरूर इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जेंडर के संदर्भ में कक्षा में एक शिक्षिका है वो बात करती है अधिगम को, तो जेंडर रूढ़िता में लचीलेपन के लिए वो बात करती है कि सबको प्रेरित करना चाहिए ताकि विद्यार्थी जेंडर रूढ़िता व जेंडर भूमिकाओं को जो समाज द्वारा स्वीकार की गई है आदि उनके प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन कर सके। उदाहरण के लिए घर के काम से महिलाएं ही करेंगी रूढ़िवाद सोच को परिवर्तित करती है, जबकि हमें ये होना चाहिए कि सब कामों के लिए दोनों ही इक्वल है, नौकरियों में दोनों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। तो हमारा इसका आंसर है डी। इसका आंसर है हमारा डी। 13वें का आंसर डी है। और आप लोग भी इस टेस्ट में अपने ऑप्शन के नीचे आंसर दे के आप इस वीडियो को देख सकते हैं और नीचे अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए। बी सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों को भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। ऑप्शन डी विशिष्ट उपलब्धि या प्रतिवर्धिक कक्षाएं बनानी चाहिए। ऑप्शन डी कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण। आपको योग्यता के आधार पर किसी को नहीं बांटना है, सबको समान अवसर देने हैं। समावेशी कक्षा में क्या किया जाए, सभी बच्चों को एक समान बैठाया जाता है, एक जैसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, एक जैसी एक्टिविटी कराई जाती है, ये सारा ध्यान रखें। और उपलब्धियाँ प्रति कक्षा बनाई जानी चाहिए, ये भी गलत है, आपका नेगेटिव है ये दोनों। तो पढ़ाने के मानक स्तर की पहचानना चाहिए। तो हमारा इसका 14 का आंसर जो है हमारा बी है, सीखने की विविध गति। तो बी वाला हमारा आंसर, विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए, एक दूसरे के साथ इनको जोड़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ इन्हें वाद विवाद करने के लिए अवसर देने चाहिए, उन्हें उनके बोलने के लिए अवसर देने चाहिए, उनकी आवाज़ को प्रमुखता देनी चाहिए। तो ये बात हमारे इसमें है ऑप्शन बी। तो चलिए आपके 14 क्वेश्चन का आंसर है बी। निर्माणात्मक आंकलन का प्रयोग मुख्यतः शिक्षक को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। शिक्षक को बेहतर योजना बनाने और विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी विद्यार्थियों में परीक्षा देने को बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। तो 15वां क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे को ध्यान देना है कि आधार पर परीक्षा पत्र तैयार नहीं किया जाता, सबके लिए एक जैसा ही तैयार किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी शिक्षक को बेहतर योजना बनाने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक। तो विद्यार्थी जो शिक्षक है वो फैसिलिटेटर है, वो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, उनको सहयोग करेगा। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। बी आंसर आपका ठीक है। सी वाला क्यों नहीं हो सकता, मैं इसका बताता हूँ। सी वाला इसलिए विद्यार्थियों में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित नहीं करने में, बेहतर परीक्षा देने के लिए नहीं करने, हमें वैसे स्किल्स उसमें डेवलप करने जो उसके लाइफ टाइम तक जाए, उसके आजीवन चले। हमें उस तरीके की शिक्षा देने से परीक्षा के लिए हमें उसे डेवलप नहीं करना। ऑप्शन डी अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है, नहीं ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए और अब हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समांतर शिक्षा है। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की सामायिक शिक्षा है। स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गान प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड करना। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हमारा है, तो हम इसमें कह सकते हैं एक कक्षा में अलग अलग इसका जो हमारा सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो हमारा होगा बी। ए और बी हम दोनों ले सकते हैं, मगर मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो इसको शिक्षा का उद्देश्य पूछा है, आप ये देखिए देखो समांतर शिक्षा, ए ऑप्शन हमारा आंसर है ए। तो हमें एक जैसी शिक्षा देनी है उन्हें।
चलिए 17वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वंचित या पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्नलिखित में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ए पूर्वग्रहों का, बी ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, ऑप्शन सी अवरोही पाठ्यचारा का, ऑप्शन डी स्थानीय सांस्कृतिक या भाषा पर आधारित पाठ्यचारा का। तो हमारा जो 17वें का आंसर है वो है पहला पूर्वग्रहों का होगा हमारा, ठीक है बिल्कुल। फिर दूसरा हमारा अवरोही पाठ्यक्रम जो है उनका पाठ्यक्रम बहुत अलग है, और स्थानीय सांस्कृतिक या भाषा पर आधारित पाठ्यचार है। तो हमारे इन तीनों जो इसका आंसर जो होगा हमारे 17वें का वो बी होगा। और मैं इस क्वेश्चन को ठीक से और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पिछड़े वर्ग के बालक हैं वो स्थानीय सांस्कृतिक या भाषा पर आधारित पाठ्यचार्य आदि का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वंचित या पिछड़े विद्यार्थियों में मंदबुद्धि, शारीरिक व मानसिक दोष से ग्रस्त समस्यागत बालक और अपराधी बालक और सामाजिक आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़े बालक आते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपराधी बालक को ले सकते हैं आप, अपराधी बालक ले सकते हैं, मंदबुद्धि बालक ले सकते हैं, शारीरिक व मानसिक दोष से ग्रसित बालक को ले सकते हैं, समस्या प्रधान बालक ले सकते हैं, अपराधी बालक को ले सकते हैं, या जो सामाजिक रूप से और ज़्यादा आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़े बालक होते हैं उनको ले सकते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा है वो है बी, बिल्कुल ठीक। चलिए अब हम 18वें पे चलते हैं। सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? मूलभूत विचार, अस्पष्टता को स्वीकार करके, अभिसारी सोच, या सोच में लचीलापन। 18वें क्वेश्चन में जो हमारा है अभिसारी सोच के द्वारा, क्योंकि इस सोच में क्या गया, सृजनात्मक के आयामों में धारा प्रभावित होती है, लचीलापन, मौलिकता, विस्तार शामिल होती है। अब ये कहा जाता है सृजनात्मक सोच को अभिसारी सोच भी द्वारा बढ़ावा नहीं दिया सकता। सृजनात्मक से अभिप्राय है रचनात्मक तक चिंतन से लिया जाता है। इसमें रचनात्मक चिंतन से लिया है जिसमें मौलिकता, लक्ष्य निर्देशितता और नव परिवर्तन, अवसारी चिंतन आदि शामिल होते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा है वो है हमारा सी इसका हमारा 18वें का आंसर है, बिल्कुल। चलिए 19वें क्वेश्चन पे, एक गीत विषय अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेशन को सुसाध्य करने में सहायक होती है? विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियावान करने का प्रावधान करना, ऑप्शन बी समकक्षियों में समानुभूति की भावना का विकास करना, ऑप्शन सी आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना, ऑप्शन डी अक्षमता के प्रति सहानुभूति प्रकट करना। ठीक है जी। अब हमारे इसके जो क्वेश्चन है ये है 19वें का। तो हमें क्या करना है, उसके प्रति सहानुभूति करनी है, अक्षमता के प्रति, बस। ठीक है, इसमें जो सुसाध्य करने में सहायक नहीं होती तो नहीं क्या है, हमें उसके प्रति सहानुभूति नहीं करनी, हमें उसके विद्यालय पर ये चीज़ भी प्रयोग में डालेंगे, समानुभूति की भावना का विकास करेंगे, संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव भी कर सकते हैं, मगर हम क्या करेंगे, अक्षमता के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाना, हमें उसके प्रति कभी भी सहानुभूति नहीं दिखाना, उसे और ही बच्चों जैसे ट्रीट करना है, जो CWSN बच्चा है, जो किसी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, हमें उसके प्रति कभी सहानुभूति नहीं दिखानी है, हमें उसे और बच्चों की तरह सिखाना है, उसी के क्योंकि उन्हें समावेशी कक्षा में बिठाया गया है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20वें पे। एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाधायक नहीं है? जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट, पाठ्यचार में विवेकी समायोजना, ऑप्शन सी की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां, या डी व्यक्तिगत शिक्षा योजना। तो हमारा 20 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां करना। ये हमारा काम नहीं है, हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मुमकिन हो अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट देने, पाठ्यचार में विवेक की समायोजन करना होगा, व्यक्तिगत शिक्षक योजना बनानी होगी, मगर त्रुटियों पर निरंतर टिप्पणी करना ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया नहीं शब्द। तो क्या नहीं करेंगे कि त्रुटियों पर निरंतर हम नकारात्मक टिप्पणियाँ नहीं करेंगे, हमें आगे बढ़ना होगा, बालक को सिखाना होगा और उसकी स्थिति को सुधारना होगा ताकि वो सीख सके, क्लास से जुड़ सके, मुख्य धारा में आ सके। NCF भी कहता है कि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है, बिना बोझ के, बिना रटन प्रणाली के। ठीक है जी। चलिए 21वें पे चलते हैं।
स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमी उपलब्धि तथा सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? ए, अनुशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके। ऑप्शन बी, सामाजिक संवेगी क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा को एक अहम अंग है। ऑप्शन सी, घर पर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा। ऑप्शन डी, सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिसमें बच्ची कमज़ोर है। तो 21वें क्वेश्चन का हमारा आंसर है सामाजिक संवेगी क्षमताओं का विकास करके। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर है। कहा जाता है कि जो शिक्षा के एक अहम अंग के रूप में सामाजिक संवेगी क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है। ठीक है जी, इसको हम ले सकते हैं बी ऑप्शन सर है इसका, बिल्कुल। और हम अपनी उपलब्धियों और पैमानों को व्यापक बनाया जा सकता है इसका प्राप्त करके। 21वें का हमारा बी आंसर है। चलिए जी 22वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में किस एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ और स्पष्टता की पुष्टि होती है? दी गई जानकारी को सही रूप से दोहराना, सही जानकारी लिखना। ऑप्शन सी, संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद करना। या ऑप्शन डी, सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। तो बिल्कुल आसान है इसका आंसर जो डी है। जो भी आप सीखेंगे उन चीज़ों को अपने भावी जीवन में जोड़ेंगे, उन्हें कैसे लागू करेंगे, किस स्थिति में आपको कैसे जवाब देना है और कि अपने विवेक का कैसे प्रयोग करना है, उन चीज़ों का हम प्रयोग करके इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा आंसर था। चलिए अब हम चलते हैं 23वें प्रश्न पे, बिल्कुल आखिरी पड़ाव की तरफ है। बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाए? केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को कहकर, स्वतंत्र सोच द्वारा संपत्ति की खोज करके, जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन, या केवल दृश्य। तो हमें केवल दृश्य सामग्री स्मार्ट बोर्ड द्वारा सीखना, ये भी गलत है। आवश्यक हो तभी ट्यूशन हो, ये भी नेगेटिव है। केवल पाठ्य पुस्तक वाले हैं। तो हमें क्या होना, स्वतंत्र सोच द्वारा संपत्ति की खोज करना। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए, हर चीज़ पे उन्हें रिसर्च करने के लिए होना चाहिए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान को उन्हें मौके देने चाहिए ताकि वो अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। तो बी आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। अपने 23वें क्वेश्चन का आंसर बी है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी तक आपके 23 क्वेश्चन हो गए और बहुत ही अच्छे से हो गए। चलिए 24वां क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है। बी, उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वह दोहराए न जाए। उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज और स्वीकृत हिस्सा ना समझना चाहिए। या ऑप्शन डी, वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं इसलिए उन्हें तुरंत कम करने की कोशिश करनी चाहिए। 24वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपका रिपीट हो सकता है। तो हमें क्या करनी चाहिए, उन्हें संज्ञानात्मक विकास से। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर बिल्कुल राइट है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज और स्वीकृति अंग समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे गलतियाँ करके सीखते हैं। यदि उन्हें तुरंत रोका जाए तो वह अपने विचारों को पूर्ण इसे ठीक कर सकते हैं और समक्ष नहीं रखते कि जवाब या विचार कहीं गलत ना हो। इसलिए अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों को सामान्यतः लेना चाहिए। तो जो उनकी त्रुटियां हैं उन्हें लेना चाहिए सामान्यतः तौर पे, कि अगर उन्होंने गलत भी कहा है तो अगली बार वो ठीक करेंगे, उन्हें मौके देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसलिए इनको काबू में रखना चाहिए। बी, प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए। ऑप्शन डी, संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन डी, संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं, वह इसे पूर्वनुमेय बनाते हैं। तो 25वें क्वेश्चन का हमारा आंसर जो होगा वो हमारा आंसर होगा सी। अब मैं इसको 25वें क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ठीक से, और भी इसका आपका वो भी बता देता हूँ। 25वें क्वेश्चन में हमारे से बात की, संवेग अधिगम प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा संवेगों को अधिगम की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी सजगता से अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित हो सके। अतः कहा जा सकता है कि बच्चे के संवेगों की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है जी, 25वें का हमारा सी आंसर है। चलिए अब हम 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं।
बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगम कर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? ए, हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर, बी, त्रुटियों करने पर दंड देकर, ऑप्शन सी, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना, ऑप्शन डी, शिक्षिका द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान देना। तो ए तो हमें दंड, इनाम, लालच नहीं देना है, दूसरा हमें त्रुटियां नहीं करनी है। तो हमारा जो इसका 26वें का आंसर होगा वो होगा, और उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान है, हमें सबको एक बराबर मौका देना है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर है। जो एक शिक्षक है उसे अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों में सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के, डर के बिना सबको एक जैसे मौका देने। बच्चों में भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि अगर हमने गलत कर दिया तो हमें टीचर मारेगा या दंड देगा। हमें सबको एक जैसे समान अवसर देने चाहिए। चलिए 27वें क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। बिल्कुल 27वें क्वेश्चन पे, निपुणता अनुमुखी विद्यार्थी में कौन से गुण होते हैं? ए, असफलता का न्यून भय क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, बी, असफलता का अत्यधिक भय क्षमता का अटल दृष्टिकोण, ऑप्शन सी, असफलता का न्यून भय क्षमता का अटल दृष्टिकोण, ऑप्शन डी, असफलता का अत्यधिक भय क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन बहुत अच्छा। 27वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमें न्यून भय करना है, अधिक भय नहीं डालना बच्चे में, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण रखना है। तो चलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। असफलता का न्यून भय क्षमता का अटल दृष्टिकोण निपुणता उन्मुखी विद्यार्थी के गुणों में से एक है। निपुणता उन्मुखी विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति सजग व अटल दृष्टिकोण रखते हैं। और ये कैसे होते हैं? वह अत्यधिक आत्मविश्वासी नहीं है, अपूर्ति आत्मविश्वासी होते हैं। अपूर्ति, ठीक है जी। इसका ए ऑप्शन आपका 27वें का राइट आंसर है। चलिए जी 28वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक? ए, सही स्कीमा को क्रियाशील करना, बी, प्रतिक्रिया अन्वयता, ऑप्शन सी, सही समय को पहचानना, ऑप्शन डी, अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना। 28वें क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो है बी हमारा। इसको हम बी आंसर देंगे पहला। इसका आंसर हमारा बी है। प्रतिक्रिया अन्वयता, रिस्पॉन्स सेट कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्स सेट, ठीक है जी, रिस्पॉन्स सेट कहते हैं। और ये प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है, जबकि सही समस्या को पहचानना, रणनीतियों या समस्या समाधान की समस्या या रणनीतियों का प्रयोग करना, स्कीमा को क्रियाशील करना आदि समस्या समाधान में सहायक की भूमिका निभाते हैं। तो बी इसका आंसर है हमारा, बिल्कुल ठीक है जी। 29वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उनतीसवां क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक? ए, इससे कक्षा में विजेता व हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है, ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है व चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है, ऑप्शन सी, इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनके उपलब्धियों पर स्कूल गर्व करता है, ऑप्शन डी, इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धिता बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। तो 29वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सी, 1, 2, 3, 4। ये सारी चीज़ें हमारे को बालक में चाहिए होती है। तो ऑप्शन सी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? ए, विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र और दृष्टिकोण से, ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान से, ऑप्शन सी, संकलित आंकलन के लिए की गई पाठ्यचारा की मांग से, ऑप्शन डी, केवल विशेषज्ञों की राय दृष्टिकोण के आधार पर। तो 30वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है विद्यार्थियों के निजी दर्शन शास्त्र और दृष्टिकोण पर ही होती है। तो हमारा इसका आंसर है ए, बिल्कुल राइट। कहा जाता है विद्यार्थी के निजी दर्शन और दृष्टिकोण से
द्वारा अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया सुसाध्य होती है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी चिंतन, तर्क, इसमें क्या करता है, चिंतन करता है, तर्क करता है विद्यार्थी, और क्या करता है, मौलिक विचारों को प्रकट करता है, और क्या करता है विद्यार्थी, आदि के द्वारा अधिगम प्रक्रिया में शामिल होता है, इन सब के द्वारा। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सीरीज़ आपकी बहुत जल्दी आने वाली है, बाल विकास की चल रही है, आपकी सोशल साइंस के, पेडागोजी के, हिंदी शिक्षण शास्त्र के, आपके सोशल साइंस के, हिस्ट्री के, भूगोल के, तो ये सारी सीरीज़ आपकी लगी है। और जीके में आपका प्राचीन भारत के 100 इंपॉर्टेंट और आधुनिक काल के और मध्यकालीन भारत, सीटेट के हस्तलिखित नोट्स के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारे नोट्स आपको हमारे यहीं पर मिल जाएंगे। चलिए, और सीटेट, यूपीटेट, ये सारे जीके स्पेशल क्लासेस आप हम यहाँ पे हमारे ले सकते हैं। हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आदिकाल, रीतिकाल, ये सारा कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।